नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। आज महाकुंभ के पहले अमृत स्नान का दिन था और करीब 3.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी संगम के तट पर लगाई है। कैसी थी आज महाकुंभ की महाछठा, दिखाएंगे खबर विस्तार से। उन भव्य तस्वीरों को भी आपसे रूबरू करेंगे। होगी बात दिल्ली की सियासत की, जहां आज भी मुद्दों की गर्माहट के आगे मौसम की जो सर्दी है उसका असर कम होता नजर आया। चर्चा करेंगे कि कैसे विपक्षी इंडी अलायंस यानी इंडी गठबंधन में लगातार दरार बढ़ती जा रही है। बताएंगे आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिस मिशन मौसम की शुरुआत की है, क्या कुछ उसका फायदा देश को मिलने वाला है। इसके अलावा भी होगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। दिल्ली के सियासी दंगल में फंसी आम आदमी पार्टी, चुनाव कार्यालय के लिए सरकारी वाहन के इस्तेमाल पर सीएम आतिशी के खिलाफ एफआईआर। सोशल मीडिया पोस्ट के मामले में आम आदमी पार्टी के खिलाफ हुई एफआईआर। बीजेपी ने बोला हमला। दिल्ली के स्कूलों में बम धमकी पर बीजेपी का आरोप। आप और कुछ एनजीओ के रिश्तों पर उठाए सवाल। केजरीवाल से मांगा जवाब। आयुष्मान योजना और वोटर वेरिफिकेशन पर भी बीजेपी का हल्ला बोल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मौसम विभाग के 150वें स्थापना दिवस समारोह में लिया भाग। मिशन मौसम का किया शुभारंभ। आईएमडी के 150 साल को बताया आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी की गौरवपूर्ण यात्रा का प्रतीक। भारत के बारे में फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग की भ्रामक टिप्पणी पर सरकार सख्त। संसदीय समिति मेटा को करेगी समन। 20 से 24 जनवरी के बीच मेटा के प्रतिनिधियों की होगी पेशी। प्रयागराज महाकुंभ के पहले अमृत स्नान में उमड़ा आस्था का जन सैलाब। 3.5 करोड़ से अधिक संतों और श्रद्धालुओं ने अविरल निर्मल त्रिवेणी में लिया स्नान का पूर्ण लाभ। विदेशी सैलानियों भी दिखाई पड़े अभिभूत। आप देख रहे हैं तभी इस वक्त की सुर्खियां। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। और पहले बात दिल्ली की। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन पर मामले दर्ज होने की खबरें सामने आने लगी हैं। आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री आतिशी पर सरकारी गाड़ी का प्रचार के लिए दुरुपयोग का मामला दर्ज हो गया है। तो आम आदमी पार्टी द्वारा पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर से छेड़छाड़ करने को लेकर भी एफआईआर दर्ज हुई है। इस पूरे मामले पर बीजेपी और आप के बीच वाकयुद्ध भी और तेज हो गया है। तेज हुआ दिल्ली का दंगल। मंगल को आतिशी का अमंगल। बुरे फंसे आम आदमी पार्टी और आतिशी। गले में पड़ी 2-2 एफआईआर की रस्सी। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा लगातार चढ़ रहा है। आरोप प्रत्यारोप दोनों तेज हो गए हैं। लेकिन इस बीच आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर आम आदमी पार्टी और उसकी मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ चुनाव प्रचार में सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करने पर एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के द्वारा अपने चुनावी कार्यालय के लिए सरकारी वाहन का उपयोग किया गया। जानकारी के मुताबिक आतिशी के खिलाफ रिटर्निंग अफसर ने एफआईआर दर्ज करवाई है। सीएम पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा है, जिसमें निजी कार्यालय के लिए सरकारी वाहन के प्रयोग का आरोप शामिल है। शिकायत में कहा गया है कि चुनाव की घोषणा के बाद 7 जनवरी को करीब 2:30 बजे पीडब्ल्यूडी के सरकारी वाहन ने निजी चुनाव कार्यालय पर चुनावी सामग्री पहुंचाई। इसके अलावा कालकाजी निवासी केएस दुग्गल ने गोविंदपुरी एसएचओ को भी शिकायत दी है। चुनाव आयोग से मिली शिकायत में साउथ ईस्ट डिविजनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजय कुमार के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की। रिटर्निंग अफसर ने एसपी कालकाजी को आदेश दिए हैं। इस एफआईआर के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है कि पीडब्ल्यूडी की गाड़ी से प्रचार सामग्री जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जा रही है। जो शिकायत श्री संकेत गुप्ता की ओर से की गई उसमें सच्चाई पाई गई और शिकायत दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ की गई है।
प्रवेश वर्मा जी पे पैसे बांटने पे, चश्मा बांटने पे जांच चल रही है। कब से जांच चल रही है और मुझ पर बिना जांच के एफआईआर भी फाइल हो गई। तो इसलिए ये बिल्कुल साफ है कि कुछ तो दाल में काला है। उधर दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक मामला दर्ज कर लिया है। दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में आम आदमी पार्टी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आम आदमी पार्टी के हैंडल से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई वीडियो शेयर किए गए थे, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया था। आरोप है कि एआई तकनीक का इस्तेमाल कर वीडियो से छेड़छाड़ की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने इन वीडियो पर आपत्ति जताई, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले आम आदमी पार्टी बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा के खिलाफ शिकायत चुनाव आयोग में कर चुकी है, जिसकी जांच जारी है। यानी चुनावी माहौल में शिकायतों का दौर जारी है। धीरज कुमार, अमरेंद्र गुप्ता और शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो चुनावी शिकायतों के बीच में चुनाव का पर्चा भरने का काम भी तेजी से जारी है। आज सीएम आतिशी के अलावा कांग्रेस के नेता अलकलावा ने भी पर्चा भरा और दोनों ने एक दूसरे पर वाक युद्ध भी एक तरीके से किया, शब्द बाण भी छोड़े हैं। इसके अलावा कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है, जिसमें बीजेपी की ओर से आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया गया है कि किस तरीके से आयुष्मान योजना को शुरू नहीं किया गया, जिसका नुकसान एक तरीके से दिल्ली की आम जनता को हुआ। किस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप रहे, देखिए इस रिपोर्ट। बीजेपी आप में बढ़ी रार, आयुष्मान योजना पर बढ़ी तकरार, प्रवेश वर्मा के आरोप पर घमासान, वेरिफिकेशन पर भी संग्राम। दिल्ली के सियासी दंगल में नामांकन भरने का काम शुरू होने के साथ पारा चढ़ने लगा है। मंगलवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कालकाजी सीट से पर्चा भरा तो उसी सीट से कांग्रेस की अलका लांबा ने भी नामांकन किया। दोनों अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि जिस तरह पिछले 5 साल से कालका जी के लोगों से, कालका जी के बुजुर्गों से, महिलाओं से, बच्चों से मुझे बहुत प्यार मिला है, उसी तरह से आने वाले चुनाव में भी मुझे कालका जी के लोगों का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। प्राथमिकता मेरे लिए कालका जी विधानसभा का विकास रहेगा और मेरी पार्टी के लिए दिल्ली का विकास रहेगा। नामांकन के साथ ही आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो रहा है। दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू नहीं होने पर दिल्ली बीजेपी के सभी 7 सांसदों ने आम आदमी पार्टी पर करारा प्रहार किया है। बीजेपी के सांसदों ने कहा कि ये दिल्ली की जनता के साथ धोखा है कि उन्हें केंद्र सरकार से इलाज के लिए मिलने वाले 5 लाख रुपए से वंचित रहना पड़ा। साथ ही दिल्ली को स्वास्थ्य के रूप में मिलने वाले 2400 करोड़ रुपए से वंचित रहना पड़ा। आप सरकार पर तंज कसते हुए बीजेपी ने कहा कि हमने 2 मुंह वाले सांप सुने थे, अब देख भी रहे हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना दिल्ली के लिए खराब है, लेकिन पंजाब में चल रही है। 11 डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ लैब्स बनते, 9 क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स बनते और 950 हॉस्पिटल बेड्स की फैसिलिटी और ज्यादा दिल्ली वासियों के लिए उपलब्ध होती। दिल्ली की जो स्वास्थ्य की बात करते हैं, आज दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है और दिल्ली के अंदर आयुष्मान योजना न लागू करके दिल्ली वालों के साथ बड़ा छल किया है। उधर बीजेपी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के इशारे पर हिंदुओं को बांटने का काम हो रहा है। बीजेपी का कहना है कि वाल्मीकि मंदिर में चुनाव आयोग द्वारा वोटरों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है, मगर मस्जिदों और दरगाहों में नहीं किया जा रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी बीजेपी पर दिल्ली में वोटरों को पैसे और कंबल और सोने की चैन बांटने का आरोप लगा रही है। अब पता चला 1-2 दिन से इन्होंने सोने की चैन बांटनी चालू करी है। एक आध कॉलोनियों में ही बटी है सोने की चैन। केजरीवाल की शिकायत पर चुनाव आयोग द्वारा हिंदू मंदिरों में, वाल्मीकि मंदिरों में वोट का वेरिफिकेशन कराना हिंदू समाज को बदनाम करने की साजिश है। मैं चुनाव आयोग से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं, क्या ये वेरिफिकेशन मस्जिदों और दरगाहों में भी होगा? दिल्ली में चुनावी पारा चढ़ने के साथ ही आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं और आने वाले दिनों में ऐसे आरोप और देखने को मिल सकते हैं। धीरज, अमरेंद्र और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो दिल्ली के चुनाव के साथ ही बात की जाए विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस की भी। लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्षी दल जिस एकता की कस्में खाते हुए नजर आ रहे थे, उस दोस्ती में दरार लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं, तो सपा, टीएमसी समेत कई सहयोगी दलों ने
आम आदमी पार्टी को समर्थन भी जताया है। दिल्ली में कांग्रेस अपने सहयोगियों के बीच में घिर गई है, तो यही बात भी सामने है कि इंडी जो गठबंधन है उसकी आपसी खींचतान का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। बीते कुछ दिनों से विपक्षी एकता पर कई प्रकार के गंभीर गठबंधन के सवाल भी खड़े हुए हैं, जो कि उनके ही सहयोगी दलों के नेताओं ने खड़े किए हैं। इंडी गठबंधन में मचा घमासान, सहयोगियों के बीच तेज हुआ संग्राम। लोकसभा में रहे साथ, विधानसभा में होगा दो हाथ। दिल्ली चुनाव के बीच विपक्षी इंडी गठबंधन में दरार लगातार बढ़ती जा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को हराने के नाम पर एकजुट हुए कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों के बीच आपसी दरार बढ़ गई है। उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? वो अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं देश को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। जो पर्दे के पीछे का गठबंधन था, इस बार वो दिल्ली के चुनाव में पर्दा उठ गया। लोकसभा चुनाव के समय राहुल गांधी सहित गांधी परिवार ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया था, तो अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को वोट दिया था, लेकिन वो दोस्ती अब दरक गई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही एक दूसरे पर जमकर हमलावर हैं। क्या कमेंट करना है एक ऐसे नेता का जिसको पता ही नहीं है देश बचाना क्या होता है। इतना बड़ा फर्जी भरा उसने दिल्ली में किया है। शराब घोटाला देश बचाना था, अय्याशी के महल में रहना देश बचाना था। हर पार्टी से आप बीजेपी के साथ लड़के कांग्रेस को हर जगह हराना देश बचाने का केवल काम था। इंडी गठबंधन के सहयोगी दलों की लड़ाई पर शरद पवार की सफाई सामने आई है। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही था, तो संजय राउत ने कहा कि बिना संवाद के गठबंधन टूट जाएगा। अगर हम इंडिया अलायंस को जिंदा नहीं रखेंगे तो अपोजिशन जिंदा नहीं रहेगा। ये बात सही है कि इंडिया अलायंस लोकसभा चुनाव के लिए ही बना था, लेकिन उसको अब बरकरार रखना देश की जरूरत है, लोकतंत्र की जरूरत है। विपक्षी एकता की आपसी खींचतान वैसे तो लोकसभा चुनाव के दरमियान ही सामने आने लगी थी, लेकिन चुनावी हार के बाद सभी दल एकला चलो की नीति पर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी, टीएमसी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे दल अपने फैसलों से गठबंधन की दरार को सामने ला चुके हैं, तो बीते दिनों उमर अब्दुल्ला ने तो गठबंधन को खत्म कर देने की बात कही थी और सोमवार को पीएम मोदी की जमकर तारीफ करके नई संभावनाओं को भी जन्म दे दिया है। सबसे बड़ी बात ये कि कहीं पे भी धांधली की कोई शिकायत नहीं, कहीं पे भी हुकूमत के गलत इस्तेमाल की कोई शिकायत नहीं। एक भी पोलिंग बूथ पे कहीं पे रीपोल की जरूरत नहीं पड़ी। इसका श्रेय आपको, आपके साथियों को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जाता है। लोकसभा चुनाव के समय ही इंडी गठबंधन के कई दलों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, लेकिन करीब 6 महीने बाद हालात इतने बदल गए हैं कि अब गठबंधन के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े हो गए हैं और विपक्षी दलों की एकता की दरार बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो विपक्षी दलों की एकता में दरार को लेकर हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष। इंडी की तकरार बढ़ रही लगातार, क्योंकि जो आपसी तकरार है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, खासतौर से चुनाव के नतीजे, लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है, उनका परिचय आपसे कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से अनुजा कपूर जी हैं, इसके अलावा कांग्रेस समर्थक निखिल जैन जी हैं, पुष्पेंद्र श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। निखिल जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है कि इंडी अलायंस के जो तमाम सहयोगी दल है वो इस बात को अभी भी लगातार कह रहे हैं कि साहब ये बहुत जरूरी है, वक्त की नजाकत को समझते हुए, देश की राजनीति के लिहाज से, कि इंडी अलायंस बना रहे। लेकिन दिल्ली में तो सीधे तौर पर लड़ाई दिखाई पड़ रही है कांग्रेस आपके बीच में। तो किस प्रकार का ये अपने आप में एक दोस्ताना है जो दिखाई पड़ रहा है कि साहब कैसी तकरार हो रही है? आर्यन जी, मेरे हिसाब से देश में जो भी एक मजबूत विपक्ष आता है, विपक्ष के नेता या देश की जनता, कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि इंडिया अलायंस का साथ रहना बहुत जरूरी है। नरेंद्र मोदी सरकार, जिसकी एक फांसीवादी नीतियों के तहत वो आगे बढ़ने लगे थे, उनको इन चेक रखने के लिए, अकाउंटेबल रखने के लिए एक राष्ट्रीय स्तरीय अलायंस की बहुत जरूरत है और इंडिया अलायंस आज भी वो काम कर रहा है। अभी जो
थोड़े जो शीत सत्र बीता संसद का, हमने देखा कि कैसे बहुत सारे मुद्दों पे विपक्ष की डिफरेंट पार्टियों ने मिलके, इंडिया अलायंस की पार्टीज ने मिलके सरकार को कॉर्नर करा। रही बात राज्य चुनाव की, जैसे अभी हम दिल्ली का चुनाव देख रहे हैं जी, इंडिया अलायंस कभी भी राज्यों के चुनाव के लिए नहीं था। कंफ्यूजन शायद रहा है कई लोगों को, शायद विपक्ष के कुछ साथियों को भी इस पे कंफ्यूजन रहा है, पर आप देखें कि ना तो दिल्ली में अलायंस है, और ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी के ऊपर नहीं है, आम आदमी पार्टी सर अलायंस निखिल जी, अभी जम्मू कश्मीर में, निखिल जी, जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ी, तो ये तो अलायंस दिखाई पड़ रहा, और इंडिया अलायंस उसमें लेफ्ट पार्टीज भी थी, मतलब तीसरा दल भी था, वहां मौजूद था अपने आप में, तो ये तो फिर कंफ्यूजन को क्रिएट आप लोग के सहयोगी ही कर रहे हैं ना। नहीं, आर्यन जी, एक छोटा सा फर्क है कि जम्मू कश्मीर में जो चुनाव में एक अलायंस हुआ वो इंडिया अलायंस नहीं था, वो कांग्रेस पार्टी और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस था। अगर आप महाराष्ट्र चुनाव देखें तो वहां महाविकास अघाड़ी एक अलायंस था, जिसमें समाजवादी पार्टी या आम आदमी पार्टी शामिल नहीं थे, लेकिन एनसीपी शरद पवार, शिवसेना उद्धव ठाकरे और कांग्रेस शामिल थे। उससे पहले जो हरियाणा में अलायंस हुआ उसमें कांग्रेस और सीपीआईएम का अलायंस था, लेकिन आम आदमी पार्टी उसमें शामिल नहीं थी। उससे पहले अगर आपको लोकसभा चुनाव की बात याद होगी तो लोकसभा चुनाव में पंजाब में आम आदमी पार्टी और दिल्ली का अलायंस नहीं था, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस नहीं था, लेकिन दिल्ली में था। तो ये कोई पहली बार नई बात नहीं है, लेकिन ये सर ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। पुष्पेंद्र जी मेरे साथ मौजूद है। पुष्पेंद्र जी, अभी 6 महीने पहले तक अरविंद केजरीवाल साहब ने वोट दिया है कांग्रेस को, और राहुल गांधी ने वोट दिया था आम आदमी पार्टी के झाड़ू के निशान पे लोकसभा चुनाव के समय, किस प्रकार का शीट शेयरिंग आप लोग हुई थी। अब वो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि साहब वो पार्टी बचाने की जद्दोजहद में लगे राहुल गांधी, मैं तो देश बचाने की लड़ाई कर रहा हूं। तो इतनी खटास, इतनी कड़वाहट ये 6 महीने के अंदर क्यों? देखिए, खटास हमारी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ, जैसा कि निखिल जी अभी बता ही रहे थे, आपको सारी बात उन्होंने क्लियर कर दी कि अलायंस जो है वो राष्ट्रीय स्तर पे था। लेकिन आप देखिए कि अगर हमारे नेता को कोई गाली दे रहा है, अब जैसे राहुल गांधी जी आलोचना कर रहे थे कि अरविंद जी ने कभी अडानी के खिलाफ नहीं बोला, आपको मैं याद दिला दूं कि हमारी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली विधानसभा में इस बात पे बाकायदा चर्चा करी और ये बताया कि अडानी का जो भ्रष्टाचार है वो दरअसल अडानी का नहीं है, उसको वो मोदी जी का भ्रष्टाचार है, उसमें मोदी जी का पैसा सारा जो है वो मोदी जी का है। तो इससे ज्यादा खुल के क्या आलोचना करेंगे? राहुल गांधी जी का भाषण कौन लिखता है, उनको कौन ब्रीफ करता है, कौन बताता है, यही नहीं समझ में आता। आप बताइए, संजय सिंह जी हमारे जो सांसद हैं राज्यसभा के, उन्होंने सदन के भीतर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सामने नारा लगाया, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। ये तो बहुत ही ज्यादा सभी पूरे हिंदुस्तान को पता है कि आम आदमी पार्टी अडानी को लेकर के किस तरह से मुखर है। और अगर राहुल गांधी जी को इतनी बड़ी छोटी सी बात नहीं मालूम है कि हम किस तरह से इस भ्रष्टाचार पे आवाज उठा रहे हैं, हमारी पूरी पार्टी उठा रही है, हमारे नेता उठा रहे हैं, हमारे सांसद उठा रहे हैं हर जगह, तो हम उसके लिए क्या कह सकते हैं? उसके लिए तो यही कह सकते हैं कि भाई राहुल गांधी जी को अपनी पार्टी बचानी है, तो हमारी अब आलोचना कर रहे हैं, अरविंद जी की आलोचना कर रहे हैं, पर हमारे नेता ने साफ कह दिया कि भैया हमें। लेकिन सवाल सर यही उठता कि कभी आपकी दोस्ती होती, कभी तकरार होती, जनता को बड़ा एक अजीब सी स्थिति नजर आती है। अनुजा जी, सवाल ये है कि वो शुरू से कह रहे हैं कि साहब हमारा राष्ट्रीय स्तर का अलायंस था, राज्यों में हमारी अपनी सुविधा के अनुसार हम अपना अलायंस करेंगे या नहीं करेंगे ये हम तय करेंगे, लेकिन बीजेपी स्टैंड ले रही कि साहब उनकी जो दोस्ती है विपक्षी दलों की, उसमें दरार बढ़ती जा रही है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? जय श्री राम और मकर संक्रांति की आप सबको लख लख बधाइयाँ। और जहां पर अगर आप बात कर रहे हैं इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस कभी नहीं था। इंडिया अलायंस का कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, इंडिया अलायंस में कोई लीडर नहीं था। इन्होंने लीडर ऑफ ऑपोजिशन निकालने के लिए भी बहुत टाइम लगाया। इन्हें यही नहीं मालूम है कि ये किसके साथ खड़े होना चाहते हैं। जो ये टेस्ट था इनके लिए, और आप देखिए फेल हो गए जनता के सामने। एक छोटा सा इनका परिवार बनाया था इन्होंने, ये अपने परिवार को ही नहीं बचा पाएगी तो देश को क्या निकालने लगे हैं पे आप? ये कहां से देश को बचा लेंगे जी? आपने एक कॉन्स्टिट्यूशन एक गठन करना चाहिए था, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के दौरान आपको जैसे सीखना चाहिए था कि एनडीए 25 सालों से एक साथ कैसे खड़ी है। आप एनडीए से सीखिए आके। आप हमें 2 गालियां दे सकते हैं, आप मोदी जी को 2 बातें बोल सकते हैं, उनका एआई निकालकर उनके बारे में बद्धी बात कर सकते हैं, पर आप ये नहीं सीखेंगे कि देश को असलियत में चलाया कैसे जाता है। कांग्रेस चला ना सकी इतने साल, आपने देख लिया कहां पर खड़े थे हम लोग। मोदी जी के आते ही एनडीए के साथ हम लोग आज 3rd ट्रिलियन इकोनॉमी में खड़े हो गए। तो ये बहुत ही जो ये लव एंड हेट रिलेशनशिप है ना इनका, प्यार और मोहब्बत,
जिसकी ये बात करते हैं और उसके अंदर हेट रिलेशनशिप लेकर आते हैं, तो मुझे एक बात का डर जो सामने बार बार दिखता आया था बहुत पहले से कि ये अपना आपा खो बैठेंगे, और वही हुआ। आप ये देखिए कि लोकसभा की बात करते करते ये अपनी सभा भूल गए। अब लोकसभा में आपको खुलकर आना चाहिए था सामने, आपको दुनिया को बताना चाहिए था, पर उस वक्त तो छुपी छुपी बातें कर रहे थे। हम भाई, आपका भाई, मेरा भाई, मैं बेटा, उसका पापा, पता नहीं क्या बातें चल रही थी। तो आप जब लोकसभा में एक साथ खड़े थे तो आप खुलकर बोलते ना। बिल्कुल, संसद के सत्र में भी हमने वो देखा है कि कई प्रकार का टीएमसी का रुख और सपा का रुख किस प्रकार के रहा है। शेखर जी, सवाल ये है कि इंडिया अलायंस के सहयोगी दल, जिसमें अगर उमर अब्दुल्ला के लिहाज से बात करें, वो कहते हैं कि साहब इसको खत्म कर देना चाहिए। संजय राउत इस बात को कहते हैं कि अगर संवाद नहीं होगा तो फिर संगठन चलेगा कैसे या गठबंधन चले कैसे। तो अंदर से जो ये आवाजें उठ रही हैं, तो क्या एक तरीके से जो आपसी सहयोग या दोस्ती है विपक्षी दलों की, वो एक तरीके से उस पर गंभीर अस्तित्व का सवाल खड़ा हो गया है? शेखर जी। बिल्कुल नरेंद्र जी, ये दोस्ती का कारण था ना कि केवल कांग्रेस को अपनी पार्टी नहीं बचाना था। हर पार्टी जो अपने आप को इंडियन अलायंस के एक घटक दल मानती थी, सबको यही था भाई अपने पार्टी बचाना था। लेकिन इकट्ठा खड़े होके कोई फायदा नहीं हुआ। आप महाराष्ट्र देख लीजिए, महाराष्ट्र में सपा भी उस गठबंधन में था, सीटें अलॉट हुई थी। मैं करेक्ट करना चाहता हूं जो अभी बता रहे थे जय साहब। देखिए, सब जब इकट्ठा खड़े कोई फायदा नहीं मिला, उनको पता है भाई अलग अलग होने से ठीक है, क्योंकि आप एक करके आपको पब्लिक में क्रेडिबिलिटी नहीं बना पा रहे तो अलग अलग जा रहे हैं। अब देखिए, राहुल जी का ये बड़ा क्लियर है कि राहुल जी कांग्रेस को रिवाइव करना चाहते हैं, इसमें दो राय नहीं है। कांग्रेस की रिवाइवल, अगर कांग्रेस की रिवाइवल होना है तो जितनी क्षेत्रीय दल है उसमें मैं आम आदमी पार्टी को भी जोड़ता हूं, क्योंकि जब तक इनसे आगे बढ़ना है तभी जाके कांग्रेस की हो पाएगी। क्योंकि इनकी ग्रोथ, वो आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, जितने क्षेत्रीय दल हैं, सब इनकी ग्रोथ कांग्रेस के कॉस्ट पे हुई है। देखिए, ये चीज तो राहुल जी भूल नहीं सकते जी। और ये लोकसभा चुनाव में देखिए क्या सामने आया, आप इकट्ठा खड़े रहिए या अलग अलग रहिए, मतलब नतीजा वही था फाइनली जी। तो ये एक प्रकार से एक नेसेसिटी भी बन गया है, और इन पार्टियों के लिए कांग्रेस अगर खड़े हो जाएगी जी और ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगी तो उनके लिए खतरा है। बिल्कुल निखिल जी, सवाल ये उठता है कि एक बड़ा कंफ्यूजन दिखाई पड़ता है कांग्रेस में। कांग्रेस का कंफ्यूजन इस बात को कि साहब आपको लाइन कौन सी लेनी है, 6 महीने 4 महीने में आप लाइन बदलते हैं तो अपने आप में कंफ्यूजन होता है। और ये जो लीडरशिप है उसके नेतृत्व पे भी सवाल खड़ा करता है कि साहब वो भी कंफ्यूज नजर आ रही है। जो अब आप लोग दिल्ली में दोस्ती कर रहे हैं या तकरार कर रहे हैं, इसको लेकर ये दिखाई पड़ रहा है। हाँ जी, यहाँ पर मेरा आपसे एकदम मतभेद है। कांग्रेस पार्टी की लाइन वही है सालों से कि वो सेक्युलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता के प्रिंसिपल्स पर हैं। वो गरीबों की, पिछड़ों की, वंचितों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं। वो देश के उद्धार की, देश के विकास की बात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले जो राज्य के चुनाव हुए तब भी यही मुद्दे आगे रखे गए जनता के, और अब जब दिल्ली का चुनाव हो रहा है या महाराष्ट्र हरियाणा के हुए थे तब भी यही मुद्दे रखे गए। केजरीवाल जी इन मुद्दों पर आपके साथ नहीं है क्या सर? निखिल जी, केजरीवाल जी क्या इन मुद्दों पे आपके साथ नहीं है? वो शायद आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बेहतर आंसर कर पाएंगे, पर नहीं, शायद इसीलिए दोस्ती नहीं होगी ना सर। नहीं, एक डिफरेंस मैं आपको आरएनजी क्लियर कर दूं कि जस्ट बिकॉज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की आइडियोलॉजी सिमिलर है, मैं नहीं कह रहा एक है, पर अगर एक है भी तो इसका मतलब ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी सरकार ने पिछले 10 साल में जिस तरह का शासन दिल्ली को दिया है कि डीटीसी की बसें इतनी कम हो गई हैं, मेट्रो का भाड़ा इतना बढ़ गया है, सड़कों का बुरा हाल है, कोई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स नहीं हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, स्लम ड्वेलर्स की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। कुछ काम जरूर करे हैं, मैं कभी इनको नहीं नकारूंगा, लेकिन दिल्ली के बहुत बड़े बड़े मुद्दे आज की तारीख में आम आदमी पार्टी के कारण नहीं सॉल्व हो पाए हैं, और इसलिए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी अलग से आम आदमी पार्टी से हटके चुनाव लड़ रही है। एक और बात, भाजपा की प्रवक्ता ने बोला कि इंडिया अलायंस को एक अपना संविधान बनाना चाहिए, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा एनडीए का क्या कोई संविधान है? ठीक है, मैं पूछूंगा सवाल ही आपका महत्वपूर्ण है कि एनडीए का कोई संविधान है या नहीं है। पुष्पेंद्र जी सवाल, निखिल जी थोड़ा समय सीमा है। पुष्पेंद्र जी, सवाल ये उठता है कि अभी जो कांग्रेस और या कहा जाए इंडिया अलायंस की जो तकरार दिल्ली चुनाव में दिखाई पड़ रही है, क्या ये अस्थायी है या स्थायी है, या हम फिर दोनों बड़े इन दलों को एक दूसरे के एक साथ खड़े होते हुए देखेंगे, दोनों दलों के बड़े नेताओं को एक साथ होते हुए देखेंगे? क्योंकि जनता को ये पता होना चाहिए ना कि साहब आप लोग साथ हैं या साथ नहीं हैं। पुष्पेंद्र जी। सर देखिए, तो अभी तो हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य को अगर देखें तो आप सीधा आपको समझ आ जाता है कि संदीप दीक्षित जी जो कांग्रेस के लीडर हैं और नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी की कंप्लेंट करते हैं, एलजी उस पर कार्रवाई करते हैं, लेकिन संदीप दीक्षित जी को या दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के किसी भी लीडर को
वो चीजें नहीं दिख रही जो प्रवेश वर्मा कर रहे हैं। प्रवेश वर्मा चादर बांट रहे हैं, प्रवेश वर्मा जूते बांट रहे हैं, प्रवेश वर्मा साड़ियां बांट रहे हैं, प्रवेश वर्मा कैश दे रहे हैं लोगों को। हमारे नेता ने तो आज सारा आपके सामने चिट्ठा खोल के उनका रख दिया, लेकिन उसकी शिकायत मैं उसी पे आ रहा हूं, उसकी शिकायत नहीं कर रही है संदीप दीक्षित, नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस नहीं कर रही है। तो इससे साफ होता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों मिल करके आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी मेरे को सवाल हराने का के लिए लड़ जवाब, रहे मेरे हैं। सवाल का जवाब। तो ये वर्तमान में यही है, अब भविष्य में क्या होगा और पीछे जो हुआ आपने देखा है, भविष्य में क्या होगा, ये राजनीति संभावना में है, मतलब आप नकार नहीं रहे हैं, भविष्य में संभावना है कि चुनाव के नतीजों के बाद में कोई चीज नकारी नहीं जा सकती। ये भी संभावना है कि चुनाव के नतीजों के आधार पे एक बार फिर से ये दोस्ती परवान चढ़ जाए, ये भी हो सकता है। नहीं, अभी कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ, दुश्मनी नहीं है। अनुजा जी, कोई दुश्मनी नहीं है, वो अभी भी एक दोस्ती की गुंजाइश छोड़ रहे हैं। आपके लिए मुकाबला तगड़ा है अनुजा जी? देखिए, हमारे लिए मुकाबला कभी भी तगड़ा नहीं था। हम लोग तो जहाँ पे थे हम लोग आज भी वही हैं। हमारा तो वोट शेयर पहले भी जो का त्यों था, ये हमारे वोट शेयर को तो हिला भी नहीं सके। हाँ, ये दोनों खुद आपस में भिड़ गए और दोनों एक दूसरे को चोंच से मार मार के चोंच, और आपके सामने क्या ही बोलूं मैं, मजा आता है इन दोनों भाइयों को देखकर। 27 साल हो गए अनुजा जी, 27 साल हो गए अनुजा जी, मजबूती से चुनाव लड़ते, 27 साल हो गए बीजेपी को जनता ने मौका नहीं दिया। पुष्पेंद्र जी एक सेकंड, अनुजा जी आपको अच्छा लग रहा होगा, आपके दो राजनीतिक दुश्मन आपस में लड़ रहे हैं, तो आपको तो ये जाहिर सी बात तस्वीर अच्छी नजर आएगी। हंसी बता रही है। मेरे लिए बहुत अच्छा है। देखो, हम लोग, मैंने पहले से ही कहता था, जब दूल्हा चढ़ता है घोड़ी पर तो उसके आगे बैंड बाजे बजाए जाते हैं। अरे दूल्हा तो दिखाइए, दूल्हा ही नहीं है आपका। हम तो आपसे कब से पूछ रहे हैं, दिल्ली में आपका दूल्हा कौन है? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का दूल्हा कौन है? हम तो पूछ रहे हैं आपसे, आप बताइए ना आपका दूल्हा कौन है? उनसे पूछ लेते हैं। हाँ ठीक है अनुजा जी, दिल्ली में चेहरा कौन, ये भी सवाल बहुत दिनों से पूछ रहे हैं आपसे, बताइए ना। पुष्पेंद्र जी आपका सवाल ले लिया। हाँ जी, एक मिनट, मुझे लगता है मेरे भाई ये भूल जाते हैं कि डीडी शो है, ये भूल जाते हैं कि अपनी गंदी आदतों की वजह से बाकी शो पे जाके इस तरह का आपको जवाब देना पड़ेगा, बौखलाहट से काम नहीं चलेगा। पुष्पेंद्र जी नहीं, आपको ये बताना ही पड़ेगा अनुजा जी, आपको ये बताना पड़ेगा कि आपका दूल्हा कौन है दिल्ली में। तो अब आप सुनने के लिए तैयार होंगे? चेहरा कौन है आपको बताना पड़ेगा, बौखलाहट से काम नहीं चलेगा। आप सुनने के लिए तैयार होंगे? हाँ अनुजा जी, सवाल ये लगातार पूछा जा रहा है कि बीजेपी का दिल्ली में चेहरा कौन? जी, अब आप जवाब सुनते हैं। एग्रीमेंट, मैं इनके घर में एग्रीमेंट करके आई हूँ जो इनको मुझे बताना पड़ेगा। आप मेरे पापा वो घोषित कर रहे हैं आपके लिए। पुष्पेंद्र जी एक सेकंड, पुष्पेंद्र जी प्लीज। आपको क्यों बताना पड़ेगा मुझे? आपको क्या है आप मेरे दिल्ली की जनता को बताना पड़ेगा, दिल्ली की जनता को बताना पड़ेगा आपको, दिल्ली की जनता को बताना पड़ेगा कि आपका मुख्यमंत्री चेहरा कौन है। दिल्ली की जनता को आपको बताना ही पड़ेगा। इसका मतलब कि आपने पहले ही हार मान ली है। आपको इसीलिए 27 साल मौका नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी को, दिल्ली की जनता ने इसीलिए मौका नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल है या तीशी बताओ? अरविंद केजरीवाल जी है ना मुख्यमंत्री चेहरा। अच्छा ठीक है, एक सेकंड अनुजा जी, एक सेकंड अनुजा जी, एक सेकंड। हमारा मुख्यमंत्री चेहरा आपके सामने है। अनुजा जी, पुष्पेंद्र जी एक सेकंड, एक सेकंड सवाल। हाँ पुष्पेंद्र जी एक सेकंड, यूज किया ना आतिशी को। मैं सब जानती हूं। शेखर जी सवाल ये है, शेखर जी, बहुत बढ़िया, अनुजा जी एक सेकंड, शेखर जी सवाल ये है कि अगर एक प्रकार से एक मान भी लिया जाए कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी जीतते हैं, तो सवाल ये है कि साहब उनके मुख्यमंत्री को बनने को लेकर, उनके काम करने को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट से एक तरीके से राइडर लगा हुआ है, तो वो भी अपने आप में गंभीर समस्या दिखाई पड़ रही है। शेखर जी, पुष्पेंद्र जी प्लीज एक सेकंड, आप लगा नहीं प्लीज, आप लगातार सर आप ही नहीं बोलेंगे, सर लगातार आप ही नहीं बोलेंगे जो, प्लीज पुष्पेंद्र जी प्लीज, नहीं आप स्टूडियो में, इसका मतलब ये नहीं, आप प्लीज एक सेकंड प्लीज, शेखर जी प्लीज। हाँ अनुजा जी एक सेकंड, शेखर जी। नहीं हरेंद्र जी, जो कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था, जो कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था, वो कंडीशंस उस बेल के संबंध में था, और आज भी वो केसेस जारी है, सारे कुछ लाइव हैं। तो अभी सवाल आएगा जब चुनाव के नतीजे के बाद, ये सारे सवाल आएंगे कि लीगल पोजीशन क्या है। और दूसरी चीज, इस बार चुनाव देखिए, ये आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी या वर्सेस कांग्रेस नहीं है। इस बार केजरीवाल स्वयं अपने पार्टी से ऊपर अपने आप को प्रोजेक्ट करके फिर लाएंगे। केजरीवाल स्लोगन पर चल रहा है चुनाव, तो इसका मतलब इतना स्टेक्स बढ़ा है केजरीवाल जी के लिए। मैं मानता हूं ये पहली बार हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भी पूरा केजरीवाल से नीचे आ गया है। मतलब अब कहीं भी आम आदमी की पार्टी नहीं हो रही है, केजरीवाल की बात हो रही है, और सारे पार्टी केजरीवाल की बात कर रहे हैं, वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो।
ठीक है। निखिल जी, सवाल यह है कि कोई विरोधी जब कोई आपका विरोध करे तो समझ में आता है, लेकिन जब सहयोगी आपके खिलाफ एक सख्त बयान दे तो अपने आप में वो हजम नहीं होता है, क्योंकि लेकिन हालात वही चल रहे हैं। यही सवाल मैंने पुष्पेंद्र जी से पूछा था, अभी आपसे ही पूछ रहा हूं कि क्या चुनाव के बाद ये दोस्ती या दुश्मनी रहेगी, स्थायी या अस्थायी है? आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, क्या कहेंगे निखिल जी? आपने सहयोगियों के बयानों की बात करी तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ओमर अब्दुल्ला ने कभी ये नहीं बोला कि इंडिया अलायंस को खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने केवल ये बोला है कि अलायंस की बहुत समय से बैठक नहीं हुई, बैठक करके पता करना चाहिए कि अलायंस क्या कंटिन्यू कर रहा है या नहीं कर रहा। उन्होंने खुद कभी नहीं बोला कि हमें अलायंस खत्म करना चाहिए। दूसरी बात, आपने बोला कि क्या चुनाव के बाद ये दोस्ती जारी रहेगी या नहीं रहेगी। देखिए, जहां तक राष्ट्रीय राजनीति का सवाल है, जहां तक संसद का सवाल है, जहां तक देश के बड़े मुद्दों का सवाल है, मेरे हिसाब से तो दोस्ती आज भी कायम है। लेकिन जब दिल्ली के मुद्दों की बात आती है, दिल्ली की जनता जिस तरीके से त्रस्त है आम आदमी पार्टी के प्रशासन से, उसमें कोई दोस्ती नहीं है, ना थी और ना। ठीक है पुष्पेंद्र जी, समय थोड़ा सीमा है, आपसे सवाल ये, क्योंकि राहुल गांधी सीधे तौर पर भ्रष्टाचार, महंगाई, प्रदूषण, वो तमाम सवाल जो बीजेपी आप पे उठाती है, आप पे आरोप लगाती है, उन सवालों का सीधे तौर पे राहुल गांधी भी लगा रहे हैं। उन्होंने कल जनसभा में सीधे तौर पे बोला है। देखिए, आपने खुद अभी बताया था कार्यक्रम की शुरुआत में कि राहुल गांधी जी ने खुद आम आदमी पार्टी को वोट दिया था, अरविंद केजरीवाल जी को। तो अगर आज वो ये बात कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी है वही कि भाई उनको पार्टी के लिए प्रचार करना है। कांग्रेस का वजूद दोबारा जो दिल्ली में है नहीं, खत्म हो गई। 0 पे कांग्रेस 15 में, 0 पे कांग्रेस 2020 में। तो उनकी अपनी मजबूरियां हैं कि वो पार्टी को कैसे स्टैंड करें, यहाँ के नेताओं को विश्वास दिलाएं ताकि वो एकजुट रहें, कहीं जाए ना। एक्चुअली आम आदमी पार्टी इतनी मजबूती से यहाँ दिल्ली में चुनाव लड़ रही है और दोबारा से सत्ता में तीसरी बार, चौथी बार सत्ता में आने जा रही है। तो उससे क्या है कि कांग्रेस को तो पता है कि उसका कुछ नहीं होना, वो कहीं लड़ाई में है ही नहीं। दिल्ली की जनता भी जानती है कि कांग्रेस को वोट देना मतलब वोट का बर्बाद करना। वो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं। ठीक है अनुजा जी, बहुत पुख्ता तरीके से वो फिर से तैयार है सत्ता में आने के लिए, और आप लोगों को फिर से बेदखल करके रहेंगे, वो भरोसा जता रहा है। देखिए, मैं भगवान पे, बजरंग बली पे बहुत विश्वास करती हूँ, इसलिए शुरुआत में ही मैंने कहा था जय श्री राम। भाजपा कभी हारी नहीं, ना कभी पिछड़ी है। हम लोग अपने काम पर, अपने विजन पर, अपने नेता पर और अपने नेतृत्व पर काम करते हैं और उसी के ऊपर ही जिंदा हैं और आज तक जीते आए हैं। इंडिया अलायंस की तरह बिखरे नहीं हैं। मुझे विश्वास है कि हमारा काम, हमारा सेंटर, जो स्कीमों के साथ हम जमीन पर उतरना चाहते थे, जो दिल्ली वासियों को वंचित हो गए, मुझे उस पे पूरा विश्वास है कि डबल इंजन की सरकार के साथ वो सारे स्कीम्स मोदी जी के जमीन पर आएंगे और जमीन पर वो काम होगा। और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में 8 फरवरी को इसका नतीजा पूरा सामने आ जाएगा। मुझे इतना विश्वास है कि भाजपा के साथ, मोदी के साथ जनता खड़ी है दिल्ली की। ठीक है, 8 तारीख और 8 तारीख तक लगातार हम लोग इस प्रकार की बहस में, चर्चाओं में बने रहेंगे। फिलहाल वक्त आज इतनी ही अनुमति दे रहा। आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, हमारे साथ विषय पर विस्तार से बात करने के लिए। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे खबर की मिशन मौसम का जो शुभारंभ आज प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, क्या है वो पूरी खबर और इस मिशन से क्या होगा देश का फायदा, इस खबर पे होगी हमारी नजर। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। आज सारे मोहल्ले हाजी, खुशियों दी तुम भी बाजी, हर स्वाद दिले चटकारे, नचते ने सारे बाजी। लोड़ी दी बधाइयां, आज रह के जश्न मनावांगे। लोड़ी दियां लख लख बधाइयां। हो असली मसाले सच सच, NDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्यात सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्यात भी बढ़ाता है। ले जाओ।
कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा SIP के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। और तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। और ब्रेक के बाद अगली खबर मौसम से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मिशन मौसम की शुरुआत की है। ये पहल भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के 150वें स्थापना दिवस के मौके पर हुई है। देश में मौसम के पूर्वानुमान को और बेहतर करने और किसी भी संभावित प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए उन्नत वैज्ञानिक मॉडल तैयार करने के लिए मिशन मौसम एक गेम चेंजर साबित होगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश के वैज्ञानिकों के योगदान की भी जमकर सराहना की। मिशन मौसम के शुभारंभ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मौसम सक्षम और जलवायु स्मार्ट भारत के निर्माण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के 150 वर्षों के समारोह के दौरान इस ऐतिहासिक पहल का अनावरण किया गया, जो मौसम विज्ञान और जलवायु अनुकूलन में भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर IMD विजन 2047 दस्तावेज और IMD के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। भविष्य में भारत मौसम की हर परिस्थिति के लिए तैयार रहे। भारत एक क्लाइमेट स्मार्ट राष्ट्र बने, इसके लिए हमने मिशन मौसम भी लॉन्च किया है। मिशन मौसम सस्टेनेबल फ्यूचर और फ्यूचर रेडीनेस को लेकर भारत की प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है। पीएम मोदी ने एक कॉफी टेबल बुक का भी अनावरण किया। उन्होंने कहा कि मौसम विज्ञान किसी भी देश की आपदा प्रबंधन क्षमता के लिए सबसे महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करता है। प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को मिनिमाइज करने के लिए हमें मौसम विज्ञान की एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने की जरूरत होती है। भारत ने लगातार इसकी अहमियत को समझा है। आज हम उन आपदाओं की दिशा को मोड़ने में कामयाब हो रहे हैं जिन्हें पहले नियति कहकर छोड़ दिया जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ऐसा देश है जहां हजारों वर्ष पूर्व भी मौसम को लेकर अध्ययन किया गया। उन्होंने बताया कि वेदों, संहिताओं और सूर्य सिद्धांत जैसे ज्योतिषीय ग्रंथों में मौसम विज्ञान पर काम किया गया था। ये मौसम विज्ञान केवल एक सेपरेट ब्रांच नहीं थी। इनमें एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस भी थी, क्लाइमेट स्टडीज भी थी, एनिमल बिहेवियर भी था और सामाजिक अनुभव भी थे। हमारे यहां प्लेनेटरी पोजीशन पर जितना गणितीय काम, मैथमेटिकल वर्क हुआ वो पूरी दुनिया जानती है। हमारे ऋषियों ने ग्रहों की स्थितियों को समझा। हमने राशियों, नक्षत्रों और मौसम से जुड़ी गणनाएं की।
पीएम मोदी ने कहा कि मौसम विज्ञान किसी भी देश की आपदा प्रबंधन क्षमता का सबसे जरूरी सामर्थ्य होता है। पीएम ने कहा कि अब भूकंप के लिए चेतावनी प्रणाली विकसित करने की जरूरत है। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को इस दिशा में काम करना चाहिए। पीएम मोदी ने भारत मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस समारोह पर भारत मंडपम में आयोजित प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। ये पहल केवल तकनीक और विज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य नागरिकों को बदलते पर्यावरण के युग में सशक्त बनाना है। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और जल्दी से आपको बताते हैं कि मिशन मौसम के क्या कुछ फायदे हैं, जिसका लॉन्च आज पीएम मोदी ने किया है इस मौके पर। मिशन मौसम के उद्देश्य के लिहाज से बात की जाए तो पूर्वानुमान जो क्षमता है, फोरकास्ट है, उसको बढ़ाना इसका एक तरीके से बड़ा उद्देश्य है। उच्च रेजोल्यूशन मॉडल विकसित करना ताकि हम सही प्रकार से गणना कर सकें। उन्नत रडार और उपग्रहों से लैस नेटवर्क बनाना, यानी देश भर में इस प्रकार का नेटवर्क डेवलप करना, ये अपने आप में एक बड़े उद्देश्यों के साथ में। इसी तरीके से कृषि, जल संसाधन, ऊर्जा, स्वास्थ्य, आपदा जैसे तमाम प्रकार के जो विषय हैं, इस पर समय रहते राय दी जा सके, परामर्श दिया जा सके, ऐसे मॉडल विकसित करना। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहयोग करना ताकि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से हम बेहतर नतीजे ला सकें। 2 वर्षों के लिए इसको 2000 करोड़ रुपए का बजट भी दिया गया है और ये भी अपने आप में एक तरीके से डिमांड ड्रिवन बजट होगा, जहाँ की जितनी जरूरत है उस तरीके से उस पर काम करने के लिए खर्च किया जाएगा। तो ये अपने आप में काम किया जाएगा। कैसे होगा काम, इसके लिहाज से कौन सी जमीनी चीजें बदलाव में लाई जाएंगी। बुनियादी ढांचे का होगा विकास, जाकि जो जमीन पे जरूरत है ऐसा ढांचा तैयार किया जाए। सुपर कंप्यूटिंग शक्ति जुड़ेगी, ये भी अपने आप में फायदा होगा ताकि सुपर कंप्यूटर्स के माध्यम से बहुत तेजी से सटीक गणना की जा सके। कुछ और तथ्यों को जल्दी से आपको दिखाते हैं और आपको जिक्र करते हैं कि कैसे सहयोगात्मक अनुसंधान बढ़ेगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो कोलैबोरेशन होगा उसमें रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा। आम लोगों तक पहुंच बढ़ेगी ताकि जो भी फाइंडिंग्स होगी और अगर जनता को बताना है, समय रहते चेतावनी जारी करनी है, पूर्वानुमान का समय बताना है, तो उस तरीके से उसका संचार की व्यवस्था भी की जाएगी। देश में वर्तमान में स्थिति के लिहाज से अगर बात की जाए तो 37 डॉपलर मौसम रडार अलग अलग क्षेत्रों में पूरा नेटवर्क तरीके से बना हुआ है। 450 छोटे बड़े शहरों का पूर्वानुमान का एक तरीके से स्थिति भारत में हर दिन एक तरीके से उसकी स्थिति हमको आकलन करने का मौका मिलता है। बाढ़ चक्रवात की ट्रैकिंग पर विशेष तौर पर भारत सरकार ने काम शुरू किया ताकि किसी भी प्राकृतिक आपदा से निपटने उस समय रहते उससे बचाव के कामों को आगे बढ़ाया जा सके। तो ये अपने आप में वर्तमान में स्थिति है। इसी प्रकार से इस पूरे मिशन मौसम में पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर भी विशेष तौर पर फोकस है। पहाड़ी मौसम के आधार पर अवलोकन प्रणालियों को बनाने पर फोकस किया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर पूर्वानुमान नेटवर्क तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है और मौसमी आंकड़ों को आपदा प्रबंधन के आंकड़ों के साथ जोड़कर ताकि बेहतर मॉडल तैयार करने पर भी फोकस किया जा रहा है, खासतौर से नॉर्थ ईस्ट को लेकर। तो मिशन मौसम में भी इस बात पर सीधे तौर पर फोकस किया जा रहा है। तो ये अपने आप में गेम चेंजर साबित होगा जब इस प्रकार के पूरे तमाम प्रकार के प्रावधानों के साथ आगे बढ़ेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो आपको खबर दिखाएंगे कि महाकुंभ में आज अमृत स्नान के दिन किस प्रकार से आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा था और किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। महाकुंभ की महाकवरेज की महाखबर पे होगी हमारी नजर। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आज सारे मोहल्ले हाजी, खुशियों दी तुम भी बाजी, हर स्वाद दिले चटकारे नचते ने सारे बाजी। लोड़ी दिल बधाइयां आज रह के जश्न मनावांगे, लोड़ी दिया लख लख बधाइयां। हो असली मसाले सच MDH। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा SIP के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। और तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सर पहली कॉफी अम्मा के लिए।
जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभ आरंभ। इसीलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देता आ रहा और नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडियाज नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212। और ब्रेक के बाद अब खबर महाकुंभ की। प्रयागराज में आज मकर संक्रांति के अमृत स्नान में करीब 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। 13 अखाड़ों के तयशुदा समय के अनुसार संगम तट पर स्नान किया, तो उसके बाद आम लोगों ने भी पवित्र स्नान किया है। देश विदेश से पहुंचे करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं के लिए पुख्ता व्यवस्थाएं की गई हैं, तो सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। दुनिया के सबसे बड़े समागम में पहुंच रहे लोगों को रहने ठहरने से लेकर उनके आने जाने तक की व्यवस्था को 24 घंटे मॉनिटर किया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार की किसी को अव्यवस्था न होने पाए। तीर्थराज प्रयाग में अभी सूरज की किरणें धरती को छू ही नहीं पाई थी। ठंड ऐसी कि मानो हड्डियां तक गल जाए। घने कोहरे में थोड़ी दूर तक भी देखना मुश्किल हो रहा था, लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में भी आस्था, भक्ति और मुक्ति की अग्नि में घुले संत, साधु और श्रद्धालुओं का जन सैलाब त्रिवेणी के संगम पर उमड़ पड़ा। मौका था महाकुंभ के पहले अमृत स्नान का। यूं तो महाकुंभ की हर बात अनोखी और निराली है, लेकिन इसकी सनातनी परंपरा का एक मुख्य आकर्षण है अमृत स्नान। जब अमृत स्नान के दौरान अखाड़ों के प्रमुख महामंडलेश्वर और नागा साधु सोने चांदी की पालकियों, हाथी घोड़े पर बैठकर स्नान के लिए आते हैं, तो वह दृश्य अद्भुत होता है। आम बोलचाल में इसे राजयोग स्नान भी कहते हैं। इससे प्रथम स्नान अधिकार भी कहा जाता है। अमृत स्नान के बाद ही श्रद्धालु स्नान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कुंभ का ये स्नान जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है और समस्त पापों को धो डालता है। अमृत स्नान की शुरुआत 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच हुई थी। बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि पहला शाही स्नान पहला मेरा ही हुआ जी। सभी आचार्यों में सबसे पहला शाही स्नान मेरा हुआ। इस सरकार की व्यवस्था से भी मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इतनी बड़ी भीड़ को सरकार ने नियंत्रित किया। बहुत साधुवाद की पात्र है सरकार। मकर संक्रांति के दिन महाकुंभ के पहले अमृत स्नान के अवसर पर जब हाथों में सनातन का ध्वज उठाए जय श्री राम और बम बम भोले का जयकार करते हुए साधु संतों का हुजूम संगम के तट पर पहुंचा, तो ऐसा लग रहा था मानो आकाश से देवता त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए उतर आए हैं। संगम तट पर वह नजारा बेहद भव्य, दिव्य और अलौकिक था। जैसी की परिपाटी है, महाकुंभ में अमृत स्नान के दौरान सबसे पहले अखाड़े के महंत और नागा साधु स्नान करते हैं। उसके बाद श्रद्धालु उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए पहले अमृत स्नान की शुरुआत श्री पंचायती अखाड़ा, महानिर्वाणी और शंभू पंचायती अटल अखाड़े के संगम में आस्था की डुबकी लगाने के साथ हुई। दोनों ही अखाड़ों के साधु संत मंगलवार सुबह 6:15 पर संगम घाट पर पहुंच गए थे। सबसे पहले उन्होंने ही स्नान किया। पंचायती निर्वाणी अखाड़े के नागा साधुओं ने भाला, त्रिशूल और तलवारों के साथ अपने शाही स्वरूप में अमृत स्नान किया। इसके बाद बारी बारी अन्य अखाड़े और उनके साधु संतों ने अमृत स्नान किया। अमृत स्नान के लिए हर अखाड़े को 40-40 मिनट का समय दिया गया। अमृत स्नान का अर्थ है कि वृष राशि में बृहस्पति का आगमन हुआ है और मकर राशि में सूर्य और चंद्र का आगमन हुआ है। जब ये 12 वर्ष के बाद योग बनता है तो अमृत योग होता है। गंधर्व किन्नर सब ने डुबकी लगाई है। भारत का मंगल हो, इस बात के लिए हमारा स्नान है। अमृत स्नान का पुण्य प्राप्त करने के लिए संगम के त्रिवेणी तट पर लाखों श्रद्धालुओं और साधु संतों का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस ऐतिहासिक अवसर पर स्नान कर श्रद्धालुओं ने अपनी आस्था को नया आयाम दिया। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने घाट पर ही अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना भी की। 44 साल बाद जो पड़ रहा है, इसका बड़ा महत्व है। उसी महत्व को देखते हुए आज पूरा संसार के भी लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। बहुत आनंद की अनुभूति हुई है और सबसे बड़ी बात तो ये कि जो 2012 में हमने महाकुंभ या कुंभ देखा था यहाँ पे 2012-13 में, जब इतनी गंदगी रहती थी और आज पल पल पे यानी कि सफाई है। ये सबसे बड़ा सनातन के लौटने का एक सुयोग्य अवसर आया है और इसके पात्र हैं योगी जी और मोदी जी। अमृत स्नान के लिए देश और दुनिया से आए भक्तों और श्रद्धालुओं में काफी उल्लास देखने को मिला।
पवित्र स्नान का यह दृश्य भारतीय संस्कृति और परंपरा की गहराई को दर्शाता है। पहले अमृत स्नान पर तीर्थराज प्रयाग में एकता का महाकुंभ नजर आया। आस्था का ऐसा संगम उमड़ा कि रेत तक नजर नहीं आई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो महाकुंभ की महा कवरेज के लिए प्रसार भारती, दूरदर्शन और डीडी न्यूज ने लगातार अपनी व्यवस्थाएं की हैं और इस वक्त भी हमारे तमाम सहयोगी संवाददाता प्रयागराज में ही इस महाकुंभ की कवरेज के लिए मौजूद है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रामेंद्र सिंह, जो कि प्रयागराज में मौजूद हैं। इसके अलावा अजय मिश्र भी मौजूद हैं, साथ ही साथ विकास सिंह भी। आप तीनों का स्वागत है। रामेंद्र, शुरुआत आपसे ही। 3.5 करोड़ का आज का श्रद्धालुओं का आंकड़ा आया था, क्या इसमें अभी कुछ इजाफे की जानकारी है? और दूसरा महत्वपूर्ण कौतूहल वाला सवाल, इतनी बड़ी संख्या में जब लोग आते हैं, उनकी व्यवस्थाएं और उनको गिनने का क्या एक प्रक्रिया है? रामेंद्र। आर्यन, देखिए, जब इतिहास में लोग पढ़ेंगे कि जब सक्षम नेतृत्व होता है तो किस तरह सनातन की धाराएं संगम में आके जुड़ जाती हैं और इतने बड़े पर्व को शांति से निर्विवाद रूप से उसको संपादित किया जाता है। देखिए, पूरा जो गिनने की प्रक्रिया है, इसमें एआई तकनीक का पूरा उपयोग किया गया है कि जितने लोग थे वो किस तरीके से गिना जाए और टाइम टू टाइम उन्होंने दिया कि 1 बजे तक कितने लोग हैं, 3 बजे तक कितने लोग हैं, 5 बजे तक कितने लोग हैं। 3.5 करोड़ से अधिक लोगों ने स्नान किया है। जो 6 बजे तक का था वो 3.5 करोड़ का था, उसके बाद भी लोग स्नान करते हैं। तो ये संख्या बढ़ सकती है, ये उपलब्धि भी है प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की। और सनातन की धाराएं जिस तरह आकर मिली, आर्यन, अगर आप यहाँ होते, आपने अयोध्या कवर किया था, यहाँ होते तो देखते कि किस तरीके का साधु संतों के जो अखाड़े निकल रहे थे, देखने वाला था, अद्भुत नजारा था। और दुनिया इसको एकटक देख रही है कि इतने बड़े कार्यक्रम को कैसे भारत देश में संपादित किया जा रहा है। पूरी दुनिया के लोगों के रिसर्च का विषय है। कई लोगों से हमारी मुलाकात हुई जो रिसर्च कर रहे हैं कि इतने बड़े पर्व का आयोजन कैसे किया गया। रामेंद्र, आप सही कह रहे हैं कि दुनिया की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज इस पर रिसर्च कर रही है, भारत के भी बड़े संस्थान कर रहे हैं। अजय, समझना चाहेंगे 144 वर्षों के बाद ऐसा संयोग और आज का अमृत स्नान और अखाड़ों की महत्वता, इसको लेकर आज दिन भर किस प्रकार की तस्वीरें जो हम अभी नहीं दिखा पाए, आपके माध्यम से समझना चाहेंगे। धन्यवाद आनंद जी इस प्रोग्राम में हमें शामिल करने के लिए। इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, लेकिन मुझे ईर्ष्या हो रही है रामेंद्र जी से और विकास जी से, क्योंकि वो उन पलों के साक्षी रहे और मुझे थोड़ी सी इको भी आ रही है, इसलिए मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। तो मैं ये कह रहा था कि विकास और रामेंद्र उन पलों के साक्षी रहे जब उन्होंने संतों के दर्शन किए। और ये कहा जाता है कि ये आज महाराजाओं के स्नान का दिन था, इसलिए क्योंकि ये संत परंपरा है और संत अपना संपूर्ण जीवन परमार्थ के लिए, जगत के कल्याण के लिए लगाते हैं। और जब वो प्रार्थना करते हैं भगवान से तो यही कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम है, और धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो ये जो भारत की सांस्कृतिक अवधारणा है, उसको जीवित रखने का प्रकल्प जिनके मजबूत हाथों में है, वो यही संत महात्मा है, जिनके चरणों के रज जब माँ गंगा में जाती है तो वो और भी पवित्र हो जाती है। माँ गंगा त्रिवेणी माँ में जब वो स्नान करते हैं तो संतों के शरीर से निकलने वाली जो उनका चरणामृत होता है वो गृहस्थों को लेना चाहिए। और इसीलिए हम सब लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि जब ये अमृत स्नान समाप्त हो और उसके बाद जो आम आदमी, हमारे आप जैसे लोग हैं, उसमें स्नान करें, तभी पुण्य का फल मिलता है। बिल्कुल। और ये आप भी अजय, क्योंकि आप मौजूद हैं तो वो पुण्य के भागीदार तो आप भी बन रहे। थोड़ी समय की सीमा है, मैं विकास का रुख करना चाहूंगा। विकास, क्योंकि व्यवस्थाओं को लेकर बहुत बड़ा मन में सबके कौतूहल है, करोड़ों लोग आना, सुरक्षा व्यवस्था हो या फिर मूलभूत सुविधाओं को लेकर किस तरीके से गुजरे हैं कल और आज के महत्वपूर्ण 2 दिन? देखिए, व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा व्यापक व्यवस्थाएं की गई थी। चूंकि पहले से ये अनुमान था कि 50 करोड़ लोगों को यहाँ पर आना है और उसी के अनुरूप यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है, वहाँ पर ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, साफ सफाई के लिए कर्मचारी लगाए गए हैं। वहाँ पर जैसे ही वहाँ पर एक अखाड़ा आता था, उसके आने के बाद तुरंत साफ सफाई हो जाती थी यहाँ पर। और वैसे ही आमतौर पर जहाँ पर तमाम आस्थाजन वाले लोग आए थे, आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु आए थे, वहाँ पर भी हर 5 मिनट पर
साफ सफाई होती थी, इन सब चीज़ों के पहले से इंतजाम किए गए थे। जगह जगह डस्टबिन लगाई गई थी। इसके साथ ही पुलिस को भी पहले से ही इस बात के लिए कहा गया था कि जो कोई भी व्यक्ति कुंभ आए, यहाँ से अच्छे व्यवहार का एक संदेश लेकर जाए कि पुलिस ने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है, उसकी मदद की है। तकरीबन 4,500 से ज्यादा लोग आज खोया पाया केंद्र के द्वारा वापस अपने परिजनों को मिले। क्योंकि कहा ही जाता है कुंभ में काफी लोग खो जाते थे, तो निश्चित रूप से इसी तरीके की तमाम व्यापक व्यवस्था सरकार ने की है कि यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को कोई असुविधा ना हो और एक अच्छे अनुभव और आस्था का एक समागम के साथ लेकर जाए। फिलहाल वक्त की सीमाएं, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रयागराज के इस पावन पूर्ण के भागीदार आप लोग लगातार बने। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। अज सारे मोहल्ले हाजी खुशियों दी तुम भी बाजी हर स्वाद दिले चटकारे नचदे ने सारे बाजी लोड़ी दी बधाइयां अज मिलके जश्न मनावांगे लोड़ी दियां लख लख बधाइयां हो असली मसाले सच सच MDH मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। अरे रे, सावधानी हटी तो जेब कटी। मेरी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है बैंक में रजिस्टर्ड। तो डिजिटल पेमेंट में धोखा हुआ कभी तो अलर्ट्स मिलेंगे तभी के तभी। पर पैसे तो गए। नहीं, पैसे नहीं गए। नहीं जो की लापरवाही तो नहीं करनी पड़ेगी भरपाई। और सुनिए, समय से जो की शिकायत मिलेगी आपको रिफंड सही सलामत। अब यह कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा एसआईपी के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। पर तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। देश आज भूतपूर्व सैनिकों के योगदान को सम्मानित करने के लिए आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे मना रहा है। ये दिन हमारे पूर्व सैनिकों को धन्यवाद देने का दिन है। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं वेटरन्स गान के साथ, जो भूतपूर्व सैनिकों की याद में एक श्रद्धांजलि। आप देखिए इस गान को। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। हम सब पे तेरा पहरा सुबह शाम था, लगा वतन को काना टीका तेरे नाम का। सब खुशियां तूने वारी इस देश पे, इस मिट्टी पे भी फौजी तेरा एहसान था। तेरे होने से ही हम यहाँ महफूज थे, तेरे होने से
सरजमीं, इसी से अपनी किस्मत लिखवाता गया। जिया सरहद पे ही तू अपना घर भूल